भाई अगर आपको एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ में मोटा पैसा बनाना है, तगड़ा प्रॉफिट छापना है ना, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये वीडियो ना मैं एचडीबी फाइनेंशियल्स के आरएचपी फाइलिंग से जस्ट पहले बना रहा हूं। और अगर एक बार मार्केट में इसकी आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हो गया तो तुम्हारे हाथ से शेयर होल्डर कोटा का मौका गया समझो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला क्या है, एचडीबी फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी न्यूजेस मार्केट में आउट है सारी चीजें आपको यहां पर पता चलेगी। साथ में अपन इसके अनलिस्टेड मार्केट की प्राइस की बात करेंगे, इसका वैल्यूएशन कितना हो सकता है, टेंटेटिव डेट्स क्या है, और साथ में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इशू साइज के ऊपर। आप में से काफी लोगों को इसका इशू साइज पता होगा, पर मैं एक बार सारी चीजें यहां पर कवर करता हुआ चलता हूं। तो आईपीओ का इशू साइज है भाई 12,500 करोड़ रुपए का, मतलब 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ है। अभी आईपीओ का साइज ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही एकदम से छोटा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना आईपीओ का साइज होना मतलब रिटेल कोटा में उतनी भी मारामारी नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई 50% के ऊपर नहीं निकल जाता। अगर ये पैसा डबल करने वाला आईपीओ हो गया ना, तो इतने बड़े इशू साइज के बावजूद भी रिटेल कोटा में मारामारी होगी, अलॉटमेंट के लिए बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पर आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है शेयर होल्डर कोटा के नाम से। शेयर होल्डर कोटा में होता यह है कि आपको पेरेंट कंपनी का ना एक शेयर खरीदना पड़ता है। अगर आपने ये चीज कर लिया तो आपके पास में एक डीमेट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन लगाने का वरदान मिल जाता है। साथ में तुम रिटेल कोटा में अगर अप्लाई करते हो तो यहां पर तुमको लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, पर शेयर होल्डर कोटा में तुमको प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है। अब आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि यहां पर अपन अपने अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपन यहां पर बात करते हैं कंपनी के बारे में। देखो एचडीबी फाइनेंशियल जो है ना, वो ये एचडीएफसी बैंक की एक कंपनी है। भले ही इन दोनों ही कंपनी के ऑपरेशन अलग है, पर यहां पर एचडीबी फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक का जो हिस्सा है ना, स्टेक है, वो निकल के आता है 94% का। अभी आईपीओ जैसे ही मार्केट में आता है, जैसे ही यहां पर लिस्टिंग होती है, तो यहां पर एचडीएफसी बैंक का जो इक्विटी है ना, स्टेक है, वो रह जाएगा मात्र 74% का। अभी देखो ये यहाँ पर पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको एचडीएफसी बैंक का एक शेयर लेना पड़ेगा। अभी मैं कंपनी के बारे में आपको और डिटेल दूं तो एचडीबी फाइनेंशियल्स एक अपर लेयर एनबीएफसी है, और सेबी का यहाँ पर नॉर्म्स है कि अपर लेयर एनबीएफसी को काफी सारे ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना होता है। उनमें से एक ऑब्लिगेशन ये भी है कि इनको सितंबर 2025 तक, ठीक है, सितंबर 2025 तक मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनना पड़ेगा, और एचडीएफसी बैंक को 75% से कम स्टेक करना होगा, जिसके लिए ये अभी मार्केट में अभी आईपीओ लेकर के आए हैं। ठीक है, अभी आईपीओ का फ्रेश इशू की बात करूं तो यहां पर 10,000 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा खासा अमाउंट है। वहीं पर हम ऑफर फॉर सेल ओएफएस की बात करें, जहां पर एचडीएफसी बैंक अपना जो स्टेक है वो बेचेंगे, वो है भाई 2,500 करोड़ का, मतलब 2,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लगाया जा रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। अभी मैं आईपीओस के बाकी कोटास की बात करूं तो यहां पर क्यूआईबीस के लिए रखा गया है पूरे 50% का, जैसे कि लगभग हर एक आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए 50% का हिस्सा रखा जाता है। अगले आ जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, यहां पर आते हैं एचएनआईस। तो एचएनआईस के लिए स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई पकड़ के यहाँ पर 15% का कोटा रखा गया है। वहीं पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 35% का कोटा रखा गया है। अब यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करोगे, जो एम्प्लॉय रिजर्वेशन कोटा है ना, यहां पर कोई भी परसेंटेज नहीं लिखा है। वहीं पर एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डर का जो पोर्शन है वो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये डीआरएचपी है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यहां पे पूरा डिटेल्स नहीं होता है। जब आरएचपी फाइल होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होगा, तब ये पूरी डिटेल मिलेगी। अब जब आरएचपी फाइल होगा ना, तब यहां पर जो रिटेल का पोर्शन है 35% का, ये काट के भाई अलोकेट किया जाएगा शेयर होल्डर कोटा को और यहां पर एम्प्लॉय कोटा को। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें तो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं इसके वैल्यूएशन की बात करता हूं सबसे पहले, तो इसका वैल्यूएशन निकल के आ रहा है मार्केट में, अनलिस्टेड मार्केट की बात कर रहा हूं, 91,000 करोड़ से लेकर यहां पर 95,000 करोड़ का यहां पर वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। अब ये किस प्राइस बैंड पर आ रहा है वो समझ लेते हैं। ठीक है, 1150 से 1200 रुपए तक का यहां पर इसका प्राइस बैंड निकल के आ रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, जहां पर इनकी वैल्यूएशन होती है 91,000 करोड़ की। वहीं पर हम एक्चुअल प्राइस बैंड की बात करें, जो कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि मार्केट में इतना प्राइस बैंड हो सकता है आईपीओ का, वो निकल के आ रहा है 750 रुपए से 800 रुपए के करीब। ठीक है, अब ये प्राइस बैंड सही है या फिर नहीं है इसकी बात मैं आगे करूंगा, पर इसके ऊपर इसका वैल्यूएशन निकल के आता है 61,000 करोड़ से लेकर 65,000 करोड़ का इस प्राइस बैंड के ऊपर। तो 65,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर ही शेयर अलोकेट हो गया अगर इस वाले वैल्यूएशन पे आ जाता है, क्योंकि कभी भी अपर बैंड ही यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि
ऐसा तो नहीं है कि भाई ये आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होगा, ये ओवर सब्सक्राइब ही होगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ शेयर होल्डर कोटा की, उसके बाद में हम बात करेंगे अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में कितना है, ठीक है। शेयर होल्डर कोटा होता क्या है? शेयर होल्डर कोटा ये होता है कि आपको पेरेंट कंपनी का एक शेयर अगर आप खरीद के रखते हो रिकॉर्ड डेट से पहले तक, जो कि आरएचपी फाइलिंग की डेट होती है। अभी मान के चलते हैं आज हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, आज एचडीबी फाइनेंशियल्स ने आरएचपी फाइल कर दिया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया। तो अगर तुमने आज शेयर लिया हुआ है एचडीएफसी बैंक का, आपके डीमैट अकाउंट में है, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। इसके लिए तुमने कल लिया होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अपने मार्केट में T+1 सेटलमेंट चलता है, मतलब जिस भी दिन आरएचपी फाइल होगी उसके एक दिन पहले तुमने उसको लिया होना चाहिए। अगर तुमने कल एचडीबी फाइनेंशियल्स का शेयर है वो लिया और आज उसको बेच भी दिया, फिर भी यहां पर तुम्हारे डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगा, तुम्हारे डिपॉजिटरी में रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण तुम एलिजिबल हो पाओगे शेयर होल्डर कोटा के लिए, ठीक है। अभी शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। एक डीमैट अकाउंट है मेरे पास में, तो मैं 3 एप्लीकेशन लगा सकता हूँ अलग अलग तरीके की। पहला तो एम्प्लॉय कोटा अलग से लगा सकता हूँ मैं, दूसरा हो गया मेरा एचएनआई कोटा हो गया, और तीसरा हो गया मेरा रिटेल कोटा। अगर मेरे पास में शेयर होल्डर कोटा है तो मैं 2 लाख रुपए तक का अमाउंट का कितना भी जो लॉट है वो अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। 2 लाख रुपए में मेरा 13 लॉट आ जाएंगे, ठीक है। 13 लॉट मैंने अप्लाई कर सकता हूँ अलग से, ये तो अलग चीज हो गई। साथ में मैं अपना रिटेल कोटा भी अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारा पहला हो जाता है रिटेल प्लस शेयर होल्डर, दूसरा हो जाता है मगर एचएनआई लगाता हूँ, एचएनआई लगा लिया मैंने तो मैं रिटेल नहीं लगा सकता, तो मैं एचएनआई के साथ में शेयर होल्डर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आ रही है। अभी ऐसे में क्या होगा, तुम्हारे एक ही डीमैट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन लगी, तो रिटेल में भी चांस मिल सकता है आपको, शेयर होल्डर में भी मिल सकता है, या फिर दोनों में भी मिल सकता है, या फिर दोनों में भी नहीं मिल सकता। पर जितनी ज्यादा एप्लीकेशन तुम्हारी लगेंगी उतने ज्यादा चांसेस तुम्हारे बनेंगे। और जो शेयर होल्डर कोटा का अलॉटमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल लॉटरी बेसिस पर होगा, मतलब अगर तुम 13 लॉट अप्लाई कर देते हो ना, तो यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेंगी कि तुमको यहां पर अलॉटमेंट मिले। बाकी मैं आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी की बात करूं तो ये चल रहा है 95 रुपए के करीब। अब जो प्राइस बैंड बताया जा रहा है, अपर एंड में पकड़ के चलता हूँ 800 रुपए का, उसके हिसाब से अभी के टाइम पर जो जीएमपी निकल के आता है ना, वो 10% से ऊपर का निकल के आता है। अब जनरली आईपीओ में क्या होता है, जैसे जैसे डेट पास में आती है ना आईपीओ की, वैसे वैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है, उसके बाद में जीएमपी भी बढ़ता हुआ दिखता है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इस आईपीओ का जीएमपी जनरली 30% तक जाए। चांसेस ये भी बन सकते हैं कि अगर ये जो वॉर चल रहा है ईरान इसराइल का, ये अगर थोड़ा कूल डाउन होता है तो मार्केट अगर वैल्यूएशन अपनी रीसेट करता है, 25,000 के लेवल के ऊपर जाता है, तो चांसेस ये भी बन सकते हैं कि 50% तक इसका जो है वो आ जाए। बाकी जो मैंने डेट्स की बात करूं मैं आपको, तो 25 से 27 तक की इसकी डेट मानी जाती है टेंटेटिव, जो कि हो सकता है। और अगर सिचुएशन बिगड़ती है मार्केट की, हो सकता है कि यहाँ पर हमें डिले भी देखने को मिले। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आईपीओ की पूरी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, ताकि आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, बाय।